आज की क्लास में हम लोग गतिज ऊर्जा के सूत्र का निगमन कर रहे हैं और हमने अभी आप लोगों को इस सूत्र का निगमन करके दिखाया है, लेकिन एक बार पुनः हम इस गतिज ऊर्जा के सूत्र को आपके सामने बताने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है, ये जो गतिज ऊर्जा का सूत्र निकाला गया है ये हमारी कक्षा 9th की क्लास और साथ ही साथ क्लास 11th में भी हमारे बहुत उपयोगी हो सकता है और इसकी सहायता से हम लोग बहुत प्रकार के आंकिक प्रश्नों के सवालों को लगाते हैं। इसलिए ध्यान देंगे किस तरीके से गतिज ऊर्जा का सूत्र निकलता है, जो होता है K बराबर 1/2 mv², यानी किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है वो द्रव्यमान और वेग के वर्ग के आधे के मान के बराबर कैसे होती है, उसी को आज हम जानने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान यम है, कोई भी वस्तु हो सकती है, इसमें कुछ वजन हो कुछ भार हो, कोई वस्तु है उसको हम एक जगह पर रखे हुए हैं और जिस स्थान में वस्तु रखी रहेगी तो विरामावस्था में है। विरामावस्था का मतलब क्या जानते हैं कि रेस्ट अवस्था। कौन सी अवस्था? रेस्ट अवस्था। मतलब समय के साथ उसकी स्थिति में जब परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? विरामावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? विरामावस्था, रेस्ट की अवस्था कहते हैं। कह रहा है कि माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान यम है विरामावस्था में, अर्थात वो एक स्थान पे क्या है? रखी हुई है। अच्छा, तो हम क्या करना चाहते हैं कि उसकी स्थिति में क्या करना चाहते हैं? परिवर्तन। क्या करना चाहते हैं? परिवर्तन करना चाहते हैं। अगर हम उसकी स्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उस पर हम एक अचर बल लगा देंगे। मान लो उसको धक्का देंगे, क्या देंगे? अच्छा, जब हम उसको धक्का देंगे तो अभी तो उसकी स्थिति परिवर्तन होगा ना। तो मान ले रहे हैं जब धक्का देंगे तो हम क्या लगाएंगे उस पर? बल। क्या लगाएंगे? बल। हम उसके ऊपर बल लगाएंगे। तो जैसे ही उसके ऊपर बल लगाएंगे तो जायज सी बात है उसकी स्थिति में थोड़ा सा क्या होगा? परिवर्तन। और आपको याद होगा उसकी स्थिति में परिवर्तन का मतलब है उसके वेग में क्या होगा? परिवर्तन। और वेग, अच्छा जब ये परिवर्तन होगा तो थोड़ा समय लगेगा ना। अच्छा, तो दर भी हो गया, तो बोल सकते हैं क्या? समय लगा। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। तो यहाँ पर बात आया कि जैसे ही उसके ऊपर हम यह बल लगाएंगे उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? त्वरण। मान लेते हैं ए त्वरण उत्पन्न हो जाता है तो क्या कहेंगे? तब न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि न्यूटन साहब का दूसरा नियम है F = m/a। किसी वस्तु पर लगाया गया अचर बल F उस वस्तु के द्रव्यमान यम और उसके त्वरण a के गुणनफल के मान के अनुक्रमानुपाती होता है। जहां पर एक कांस्टेंट संख्या आती है उसको हम लोग, उसका मान 1 होता है, उसको निकाल करके जब बराबर करते हैं तो फार्मूला निकलता है F = m/a। जहां यम वस्तु पर लगा हुआ बल है, यम वस्तु का क्या है? द्रव्यमान है और ये वस्तु का क्या है? त्वरण। क्या है? तो यहां से कम और हम किए, यहां से हमने a का मान निकाले। अच्छा, F बराबर जब m × a है तो a बराबर क्या होगा? ये m का इधर गुणा इधर आके क्या हो जाएगा? भाग। तो हमने सीधा करके लिख दिया a बराबर F/m। समीकरण नंबर कितनी बार क्लियर हुई सबको? समझ में आया सबको? आगे देखिए। अच्छा, अब वह वस्तु जो है हम उस पर जैसे ही बल लगाए हैं तो उसमें क्या उत्पन्न हुआ था? क्या उत्पन्न हुआ है? त्वरण। अच्छा, जैसे ही त्वरण उत्पन्न हुआ है वह वस्तु थोड़ी दूर जाएगी ना। अरे खसकेगी कि नहीं खसकेगी? जब बल लगाएंगे तो उसकी स्थिति में क्या होगा? परिवर्तन, यानी वो गति करेगी। तो जब वो गति करेगी तो कह रहा है कि माना कि यस दूरी चलने पर वस्तु की चाल क्या हो गई? v। जैसे यहां थी तो धक्का दे दिए, तो धक्का देते तो वो जा रही है, तो कुछ दूरी पर चली गई तो कुछ गति से आगे बढ़ेगी ना धीरे धीरे। तो मान लेते हैं वो गति हमें नहीं मालूम है, उसकी चाल हमको नहीं मालूम है, तो मान लिया उसकी चाल क्या है? v। तब हमने लिखा, तब गति के तृतीय समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से। अच्छा, गति का तीसरा समीकरण आपको बताया गया क्या होता है? बोलिए सब लोग। v² = u² + 2as। ये होता है v² बराबर u² + 2as। इसी को हम लोग गति का चौथा समीकरण कहते हैं, तीसरा समीकरण। चौथा समीकरण, तीसरा समीकरण। अच्छा, और क्या करा? तीसरा समीकरण तो हमने लिख दिया ये गति का काम चलाने के लिए, परंतु इसमें हम एक परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये बताओ, वो जो वस्तु प्रारंभ में रखी थी वह किस अवस्था में थी? पहले विरामावस्था में ही थी ना, क्योंकि एक जगह पर पड़ी थी ना वो। तो चूंकि वस्तु प्रारंभ में किस अवस्था में थी? विरामावस्था में थी। तो
जब वस्तु प्रारंभ में विरामावस्था में थी तो वहां पर u का मान क्या मानेंगे? 0, क्योंकि विरामावस्था का मतलब है कि u में उसके प्रारंभिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वहां पर u का मान हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। इज दैट क्लियर? आगे बढ़िए, यहाँ पर आ जाओ। हमने गति के इस तीसरे समीकरण को यहाँ पर पुनः लिखा है और यहाँ पर u के मान को रखा है। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसलिए v स्क्वायर बराबर u की जगह पे क्या रखेंगे? 0 का स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, v स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर 0 ही प्लस 2as, और v स्क्वायर बराबर 0 में जब 2s को जोड़ेंगे तो 0 हट जाएगा, खाली क्या बचेगा? 2as। तो v स्क्वायर बराबर 2as हमारा आया। इसीलिए अब इसमें देखो, ये हमने यहां से निकाल लिया है, ये हमने यहां से क्या कर चुके हैं? निकाल चुके हैं। लेकिन हम इसमें a का मान यहां निकाले हैं। a बराबर क्या आया हमारा? यह बटा में m आया है। इसको हमने लिखा समीकरण 1 से a का मान रखने पर। तो यहाँ देखो, v स्क्वायर अपने जगह पर है, 2 अपने जगह पर है, परंतु अब a के जगह पर हमने क्या लिख दिया है? m बटा में m इंटू s। बाकी चीजें जस की क्या है? 10 है। इसलिए देखो, v स्क्वायर बराबर 2 गुणे f अपान m मल्टीप्लाई s। अच्छा, इधर देखो, यहाँ यम का भाग है क्या? है ना, यम का भाग। इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा। तो हो जाएगा v स्क्वायर गुणे m, v स्क्वायर गुणे m बराबर आया 2 गुणे, इधर बचेगा 2, यम उधर चला गया, f गुणे क्या बचेगा? s। तो यहाँ पर देखो, v स्क्वायर गुणे m बराबर 2 गुणे f इंटू s बचा हुआ है। अच्छा, इधर 2 का गुणा उसको भी उधर भेज दिया, तो इधर गुणा उधर क्या हो जाएगा? भाग। तो 1/2 m v का, m को सीधा करके लिख दिया, 1/2 m v का स्क्वायर, और उधर क्या बच गया? f इंटू s। अच्छा, दिस इज इक्वल टू वर्क, दिस इज इक्वल टू वर्क। f इंटू एस इज इक्वल टू वर्क, यानी कि किया गया कार्य जो होता है वो किसी वस्तु के बल और उसके बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के मान के बराबर होता है। तो f इंटू एस को हमने क्या बोल दिया? वर्क। w से किसको दिखाते हैं? कार्य को। किसको दिखाते हैं? कार्य को। तो चूंकि f इंटू एस बराबर होता है w, इसीलिए जहां पर f इंटू एस रहेगा वहां पर क्या रख देंगे? w। तो f इंटू एस सीधा करके इसी समीकरण को लिख रहा हूं, f इंटू एस बराबर 1/2 mv का स्क्वायर, इसलिए f इंटू एस इज इक्वल टू क्या? w। लिखते हैं ना w, तो यहां लिख दिया w बराबर 1/2 mv का स्क्वायर, यानी किया गया कार्य के मान के बराबर क्या आ गया? 1/2 mv का स्क्वायर। परंतु हम कौन सी ऊर्जा की बात कर रहे हैं? गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है, उसी ऊर्जा को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। लुढ़कते हुए पत्थर में, उड़ते हुए हवाई जहाज में, दौड़ते हुए खिलाड़ी में, बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। तो यहां से हमने निकाल दिया w बराबर 1/2 mv का स्क्वायर। तो यहां लिख सकते हैं, W के मान को बदलने के लिए लिखा, चूंकि परिभाषा से हम ये जानते हैं कि यही कार्य, जो ये कार्य आया है W बराबर 1/2 mv स्क्वायर, यही कार्य गतिज ऊर्जा की क्या होगी? माप होगी। अगर गतिज ऊर्जा को मापना चाहते हो तो इतना कार्य कर लो, आपको गतिज ऊर्जा का मान निकल जाएगा। यदि गतिज ऊर्जा को हम किससे प्रदर्शित करें? K से प्रदर्शित करें, तो W की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? K। तो हमारा आता है K बराबर 1/2 mv का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है, K बराबर 1/2 mv का स्क्वायर। अगर इसको शब्दों में बोले तो क्या होगा? देखिए कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के वर्ग के आधे के मान के क्या होती है? बराबर होती है। अर्थात फार्मूला निकलता है K इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, जहां K उस वस्तु की गतिज ऊर्जा, m उस वस्तु का द्रव्यमान और v उस वस्तु की चाल, इसी को बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोगों ने गतिज ऊर्जा के सूत्र का निगमन किया। सबको समझ में आया है? yes, तो गतिज ऊर्जा के इस सूत्र का निगमन किया। ये हमारे 9th की क्लास और आने वाली 11th की क्लास के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसीलिए अंत में एक बात कह करके आज की क्लास को समाप्त करेंगे। मैंने ये कहा है कि कहा गया है, परिश्रमी सदा विजयी। जो परिश्रम करते हैं वही जीवन में आगे जाते हैं।
अगर जीवन में आगे जाना है तो तमाम चुनौतियां आ रही हैं आपके जीवन में, उससे आप कदापि न घबराइए, क्योंकि जो सच्चे और मेहनती लोग होते हैं वो चुनौतियों का सामना करते हैं, वे डरते नहीं है किसी भी परिस्थिति से। आज हम गरीब हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम कल भी गरीब रहेंगे, लेकिन अगर हम निरर्थक बैठे रहेंगे, अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो आने वाला समय हमारे खिलाफ होगा और हम लोगों को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हम जिस देश में रहते हैं यह एक बहुत ही बड़ा और विस्तृत देश है। यहाँ पर बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती में हम पढ़ लिख करके एक सशक्त व्यक्ति बन सके, इसके लिए हमें लगातार और कंटिन्यूअस रूप से मेहनत करने की जरूरत है। आप उम्मीद है कि मेरी इन बातों को जरूर समझे होंगे और आने वाले अपने नवीन क्लास के लिए, अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए आप लगे रहिए और रेगुलर पढ़िए। पढ़ने वाले विद्यार्थी डेली पढ़ाई करते हैं। अगर जीवन में सक्सेस होना है तो मैं सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूं, 100 अध्याय सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने से पढ़ने की क्षमता का विकास कर ले और घर पर लगातार पढ़ने की कोशिश करे तो जरूर वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि संस्कृत में भी इसके बारे में बताया गया है। संस्कृत में भी कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अगर हम अभ्यास करेंगे तो बुद्धिहीन व्यक्ति भी, जिसके पास बुद्धि नहीं है, अगर वो भी लगातार अभ्यास करे तो वो बुद्धिमान हो जाएगा। जिस प्रकार एक पत्थर के सीने पर रसरी की जब घनक लगती है कुएं पर, जब रसरी की घनक पत्थर के सीने को चीरती है तो उस पर अपना निशान बना देती है, उसी तरीके से अगर हम लगातार मेहनत करें, लगातार अभ्यास करें तो जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने किसी दूसरी क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।